नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ और गोल्ड के साथ। सबसे पहले बात गोल्ड की, क्योंकि मार्च में दरें बढ़ने की संभावना साफ लग रही है। फेड का जो कल फैसला आया है, हालांकि वहां पर पॉलिसी दरों में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन मार्च में दरें बढ़ने के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। यानी रुख काफी सख्त है और उससे गोल्ड और सिल्वर में गिरावट बढ़ गई है। 600 रुपए के आसपास सेंसेक्स पर गोल्ड गिर गया है और 800 रुपए से ज्यादा फिलहाल चांदी कमजोर है। क्रूड की अगर बात करें तो $90 का स्तर छूने के बाद अब क्रूड में मुनाफा वसूली दिख रही है और आज 1% की गिरावट है। हालांकि कल इंडियन मार्केट बंद थे, इस वजह से क्रूड में वो तेजी MCX क्रूड में आज दिख रही है, आज 6,500 रुपए के ऊपर। नेचुरल गैस की बात करें तो सर्दी की वजह से उत्पादन पर यहां पर असर हुआ है, साथ ही रूस से सप्लाई को लेकर चिंता है, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू बाजार में 5.5% ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2% की तेजी दिख रही है। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जहां से चीन से मांग बढ़ने की उम्मीद से कॉपर की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं जिंक नवंबर में ग्लोबल डेफिसिट घटकर 19,700 टन हो गया है। इस खबर से जिंक को सपोर्ट मिल रहा है और पूरे बेस मेटल्स में आज सबसे ज्यादा तेजी जिंक में दिख रही है। निकेल की बात करें तो चीन से निकेल मैट की सप्लाई, चीन के लिए इंडोनेशिया से निकेल मैट की सप्लाई बढ़ी है, उससे यहां पर लग रहा है कि आगे दबाव बढ़ेगा, क्योंकि चीन में फिर निकेल की सप्लाई ज्यादा होने पर। वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो इन्वेंट्री लगातार कम हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है, उसका फायदा एल्युमिनियम कीमतों को मिल रहा है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो सेंटीमेंट मेंथा ऑयल का काफी कमजोर है, इससे कीमतों को पर दबाव बना है। वहीं कॉटन कम यील्ड का अनुमान है, इससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी की बात करें तो लगातार तेजी, बीच में 2-3 दिनों की मुनाफा वसूली, फिर से रफ्तार आज 10,400 के पास लगातार तेजी का रुख है। जीरा की बात करें तो बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका है, इससे लगातार तेजी है, आज 19,700 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है जीरे का भाव। धनिया की बात करें तो इस सीजन कम सप्लाई की संभावना से यहां पर कीमतों को सपोर्ट है। वहीं कैस्टर उत्पादन 3 साल में सबसे कम रहने का अनुमान है, लेकिन ग्वार की रफ्तार बरकरार है, 12,000 के ऊपर ग्वार सीट भी 6400 रुपए के ऊपर। तो ये कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज सुगंधा सचदेव हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से, और साथ ही हमारे साथ भावी पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। और बात सबसे पहले गोल्ड सिल्वर की होगी, जहां आज तेज गिरावट दिख रही है। सुगंधा जी, क्या लग रहा है? फेड का रुख तो सख्त है और मार्च में दरें बढ़ने की संभावना पूरी दिख रही है, आप क्या सेंस कर रही हैं गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए? जैसा कि आपने भी मेंटेन किया, फेड ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि मार्च से बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम एंड हो जाएगा और रेट लिफ्ट ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फेड का स्टांस है वो काफी मार्केट परसीव कर रही है कि काफी हॉकिश है, बिकॉज फेड ने मेंटेन किया है कि इन्फ्लेशन काफी हाई है और जॉब क्रिएशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और इन्फ्लेशन अगर हम देखें यूएस में, इट्स ऑलमोस्ट एट 40-year हाई, 7%, क्लोज टू 7% मार्क इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से फेड ने डिसीजन लिया है कि इस साल ऑलमोस्ट 4 रेट हाइक हो सकते हैं। दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर गोल्ड प्राइसेस। और इसके साथ साथ हमने यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में भी काफी सिग्निफिकेंट राइज आते हुए देखा है, डॉलर इंडेक्स में भी हमने सिग्निफिकेंट राइज आते हुए देखा है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में आज के सेशन में काफी करेक्शन देखने को मिली है। बट वही अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन की टेंशन बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में भी कुछ टेंशन बनी हुई है। सो दिस इज अ फैक्टर विच इज स्टिल प्रोवाइडिंग सम सपोर्ट टू गोल्ड प्राइसेस। मुझे लगता है ये करेक्शन है और डिप्स पे 48,100 के लेवल पर गोल्ड के प्राइसेस को दोबारा से कुछ सपोर्ट मिलेगा और वहां से दोबारा से बाइंग आते हुए देख सकेंगे। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो मुझे लगता है 1780 से 1790 का लेवल एक इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। सो मैं एक कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहूंगी, इवन दो फेड का स्टांस काफी हॉकिश है और जिसकी वजह से करेक्शन देखने को मिली है, बट स्टिल आई वुड प्रेफर टू गो फॉर बाइंग ऑन डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,100 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 47,800 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 48,500। हैविंग सेड 48,900 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तभी फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, अदरवाइज प्राइसेस विल रिमेन कैप्ड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,900। वहीं अगर हम सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस में भी हमने हाई लेवल से कुछ करेक्शन आते हुए देखी है, सिमिलर सेंटिमेंट्स है। और अगर हम ग्लोबल इक्विटीज में भी देखें तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जिसका भी असर हमने सिल्वर के प्राइसेस पे आते हुए देखा है। बट सिल्वर की भी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 62,300 के लेवल्स पर प्राइसेस को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और लोअर लेवल से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा।
सो सिल्वर में भी मेरी कॉन्ट्रेडियम बेट रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 62,300। में बाइंग की एडवाइस होगी। स्टॉप्स रहेंगे 61,700। हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 63,300 से 63,500। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर सुगंधा जी का। भाविक, आप क्या मानते हैं? जिस तरह से फेड का रुख है और लग रहा है कि मार्च में दरें बढ़ सकती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे बुलियन मार्केट में फिलहाल? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट ने थोड़ा हमने नीजक रिएक्शन दिखाया, क्योंकि अगर एंटिसिपेशन देखें तो ऑलरेडी मार्केट में एंटिसिपेट हो गया था कि यूएस फेड जो है वो मार्च में इनफैक्ट अपना बॉन्ड बाइंग बंद करेंगे और उसके बाद रेट हाइक कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट मार्केट वाज होपिंग कि शायद रेट हाइक जून जुलाई में हो सकता है, और जो एंटिसिपेशन था वो आया, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी बिकवाली दिखने को मिली। आई थिंक यूएस ट्रेजरी यील्ड अगर 2 ईयर का देखें तो वो 23 मंथ के हाई पे है, डॉलर इंडेक्स भी 2 महीने के हाई पे है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर से हो चुका है, और आई थिंक ओवरऑल थोड़े एसेट क्लास में हम बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकते हैं। दैट सेड, गोल्ड जो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लग रहा है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो 4200 पे मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 48,500 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रहेगा 48,000 का। मुझे लग रहा है कि आई थिंक 1780 के नीचे अगर इंटरनेशनल में ही गोल्ड जाएगा तो ही मैं बेरिश रहूंगा, अदरवाइज इट इज स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। चांदी की बात करें तो चांदी में आई थिंक थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर हमें देख सकते हैं। तो आई थिंक चांदी हेज के लिए मैं सेलिंग के रिकमेंडेशन करूंगा इंट्राडे अराउंड 63,300, टारगेट रहेगा 62,500 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 63,900 का। ओके, तो ये व्यू है भाविक जी का। सुगंधा जी, अब क्रूड को लेकर आपका क्या व्यू है? क्रूड अब ऊपर के लेवल पे 90 का स्तर छूने के बाद ब्रेंट में हालांकि गिरावट है, हालांकि एमसीएक्स में जो तेजी है वो कल बाजार बंद थे, वो तेजी दिख रही है। अब आपको यहां से क्रूड से क्या लग रहा है? क्या इन स्तरों पर बेच के जाएं क्रूड को? विष्णु, मुझे लगता है यहाँ पर काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। लास्ट वीक भी मैंने मेंटेन किया था कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 6600। हमने काफी 65 55 तक के लेवल्स ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करें तो प्राइसेस को जो मेजरली ड्राइव कर रहा है दैट्स द कंसर्न्स अबाउट द टेंशंस इन रशिया एंड यूक्रेन। बट वही यूएस ने कहा है कि डिप्लोमेटिक टॉक स्टार्ट हो सकती है विद रशिया एंड दिस माइट बी अवर्टेड। सो इसकी वजह से कुछ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट वहीं अगर हम दूसरे फंडामेंटल्स की भी तरफ नजर करें तो ओपेक प्लस का जो आउटपुट है फरवरी में, जो उनको 400,000 बैरल से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज आउटपुट। और दिसंबर में भी वो अपने प्रोडक्शन इंक्रीज के टारगेट को मीट नहीं कर पाए हैं। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई काफी टाइट है। डिमांड अभी अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, और ग्लोबल इन्वेंट्रीज में भी हमने ड्रॉ डाउन आते हुए देखा है। सो दीज आर वेरी पॉजिटिव फंडामेंटल फैक्टर्स, पर हमने इसका असर ऑलरेडी प्राइसेस पे आते हुए देखा है। मुझे लगता है अब अगर 6600 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक होता है तभी बाइंग की साइड पे रहे। इन दैट सिनेरियो 6750 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर बाइंग क्रूड ओनली अबव 6600 लेवल्स। स्टॉप्स रहेंगे 6520 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 6700 फर्स्ट एंड देन 6750। वही अगर मैं WTI क्रूड की बात करूं तो मुझे लगता है अनलेस एंड अंटिल $88 पर बैरल का लेवल ब्रेक होता है, बाइंग ना करें, अभी कॉशियस रहें और साइडलाइंस पे ही वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं वापस से गोल्ड और सिल्वर की। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं, इफ्जा के सेक्रेटरी है। सर, आपसे बुलियन इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले एक सवाल आपसे बुलियन मार्केट को लेकर ले लेते हैं, क्योंकि फेड पॉलिसी का डिसीजन कल आया है और अब मार्च में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, और गोल्डमैन सैक्स का अनुमान यह भी है कि इस साल 4 बार ब्याज दरें बढ़ सकती है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, अगर इस साल के लिए गोल्ड और सिल्वर आपको किस तरफ जाता दिख रहा है, और चांदी खास करके, क्या चांदी में दमदार तेजी इस साल दिखेगी? और आज की जो गिरावट है, क्या यहां खरीदने की तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए, ये जो कल जो फेड के डिसीजन हुए हैं वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर डिसीजन हुए हैं, और जब भी इस तरह के डिसीजन होते हैं तो मार्केट एक इनिशियल रिएक्शन देता है, और वही मार्केट ने कल किया। कल लगभग गोल्ड $30 करेक्शन हुआ गोल्ड में, और गोल्ड नीचे आ गया। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मंदी गोल्ड के अंदर आने वाली है,
क्योंकि यहाँ से भी इन्फ्लेशन के जो कंसर्न हैं वो फिलहाल बने हुए हैं। और यदि अमेरिकन गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाती है, उनके डॉलर स्ट्रेंथन होते हैं, तो हमारा यहाँ पे रुपी वीक होगा। तो भारतीय बाजारों में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट गोल्ड को लेकर आने वाला नहीं है। यदि आप पिछले 8-10 दिन में ही देखें तो आपने देखा होगा कि जो हमारा जो रुपी वर्सेस डॉलर रेशियो है वो लगभग 1 रुपए और हमारा रुपी वीक हो गया है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो गोल्ड में गिरावट आती है वो उसको ये रुपी की वीकनेस उसको कवर कर लेती है। मेरा अब भी मानना है कि हम नीचे में बहुत ज्यादा से ज्यादा तो बॉटम $1786 देख सकते हैं, और एक रेंज रहेगी। मेरा जो टारगेट है 2022 का 2100 से $2200 हम गोल्ड अवश्य देखेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना जल्दी कंट्रोल में कोई भी सरकार ला नहीं सकती। ओके ओके, तो ये व्यू है। चलिए अब वापस से लौटते हैं और बजट की बात कर लेते हैं। सर, बुलियन इंडस्ट्री की इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं और इब्जा की तरफ से आप लोगों ने किस तरह का प्रेजेंटेशन दिया है, क्या प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में दिए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर है। किसी भी इक्विटी मार्केट में इस तरह के एसटीटी वगैरह टैक्स वाजिब हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में ये कमोडिटी की कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। तो वहां पर थोड़ा सा डब्बा ट्रेडिंग, जिस तरह की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और लोग एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते, तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। दूसरा, सरकार को थोड़ा गोल्ड माइनिंग की तरफ देखना चाहिए, ज्वेलरी पार्क बनाने की तरफ पहल करनी चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों में इतना माइनिंग होता है गोल्ड का, हमारे यहाँ पर कुछ माइनिंग की पॉलिसी सही नहीं है, शायद उसकी वजह से हम इसको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा, हमारा सबसे बड़ी डिमांड है कि गोल्ड सेविंग अकाउंट शुरू किए जाएं। गोल्ड सेविंग अकाउंट, क्योंकि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹5000 होता है और वो ट्रांचेस महीने में एक बार ही खुलते हैं। तो गोल्ड सेविंग अकाउंट एक लगातार सेविंग बनाया जा सकता है और उसको पीपीएफ की तरह चलाया जा सकता है, हालांकि उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट तय की जा सकती है। और दूसरा, जो हमारा कहना है कि पैन कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाए, जो ज्वेलरी के ऊपर आज ईएमआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो की जाए, और हैंडक्राफ्टेड जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर थोड़ी सी जीएसटी में छूट दी जाए। जो बेसिकली हम चाहते हैं कि जीएमएस के जरिए सोना मार्केट में आए, तो सोने के ऊपर यदि सरकार कैपिटल गेन टैक्स को हटा देती है, यदि हम इंडियन रेवेन्यू या इंडियन टैक्स को छोड़ दे, तो हम बहुत सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास भारतीय घरों के अंदर लगभग 25,000 टन सोना है और ये सोना इस तरह से एक सिस्टम में आ सकता है। ओके, तो ये कुछ मांगे हैं इब्जा की तरफ से आप लोगों ने सरकार से रखे। देखते हैं किस तरह की उम्मीद, हालांकि बजट तो अब सब कुछ तैयार हो गया है, एक खाना पूर्ति है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपकी इन मांगों को जरूर पूरी की जाए। इसमें से काफ़ी कुछ ऐसे मांगे हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्टली इसमें फ़ायदा होगा, जैसे पैन कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही है जो ज्वेलरी बिक्री पर, साथ ही गोल्ड बॉन्ड को ज़्यादा आकर्षक बनाने की जो मांग है, साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और बेहतर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से वायदा बाजार का ही रुख कर लेते हैं। भाभी, कच्चे तेल पर आपसे बात नहीं हो पाई थी, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या है आज के लिए? विष्णु जी, मुझे अभी भी कच्चे तेल में थोड़ी पॉजिटिविटी लग रही है। हालांकि अगर किसी की पोजिशनली लॉन्ग पोजीशन हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये 2 दिन में 6100 से 6500 की रैली देखने को मिले। इट इज़ जस्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और हालांकि सप्लाई कंस्ट्रेंट है तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल में टेलविंड्स, अनलेस कि ये रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक वापस से हमें 6450 के करीब देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो 6450 के करीब अगर आता है तो 6380 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 6500 का। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 6600 के ऊपर एटलीस्ट 200 या 300 पॉइंट की रैली अभी नियर टर्म में आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टॉप आउट हो सकता है। ओके, तो ये व्यू है। सुगंधा जी, नेचुरल गैस में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है? क्योंकि ये एक तो खबर ये आ रही कि आउटपुट में दिक्कतें हैं सर्दी की वजह से, दूसरा रूस से सप्लाई की दिक्कतें हैं। ऐसे में नेचुरल गैस में और कितनी तेजी आपको यहां से दिख रही है?
और अगर हम देखें तो हमने पिछले 2 सेशंस में इनफैक्ट येस्टरडे डोमेस्टिक मार्केट्स पर क्लोज पर इंटरनेशनल मार्केट में हमने ऑलरेडी 5.5% तक की गेन्स आते हुए देखी। मेजर रीजन रहा है कि यूएस के काफी सारे पार्ट्स में फ्रिजिड कोल्ड वेदर की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, आउटपुट भी काफी हद तक हर्ट हो रहा है। और मेजर रीजन रहा है कि रशिया की साइड से सप्लाई काफी हद तक हर्ट हो सकती है। रशिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप, और यहाँ जो कंसर्न्स बने हुए ईस्टर्न यूरोप में, उसकी वजह से ही हमने प्राइसेस में सिग्निफिकेंट गेन्स आते हुए देखे। मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू कर सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 325 एज वेल इन कमिंग डेज, अगर ये टेंशंस और ज्यादा बढ़ती हैं। बट वहीं अगर हम आज के सेशन की बात करें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करनी चाहिए, बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो मैं 307 से 308 के लेवल पर बाइंग के प्राइस होगी, स्टॉप्स रहेंगे 300, हाई साइड में इंट्राडे के लिए टारगेट्स रहेंगे 315। प्राइसेस अगर 315 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आने वाले दिनों में 325 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके सुगंधा जी, मेटल में आपकी टॉप पिक एक कोई अगर पिक चुनना हो तो क्या सलाह देंगे? विश्वमोहन, में मेटल्स के सेक्टर की बात करूं तो मैं कॉपर में सेलिंग के एडवाइस दूंगी। लास्ट वीक वी वर पॉजिटिव ऑन कॉपर प्राइसेस और हमने अच्छे गेन्स आते हुए देखे, बट अब मुझे लगता है कॉपर के प्राइसेस 758 से 759 मार्क पर एक अच्छा हर्डल फेस करेंगे। फेड का जो स्टैंड है उसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में काफी ज्यादा तेजी आते हुए देखी है, और ग्लोबल इक्विटीज में भी हमने रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स आते हुए देखे। सो मुझे लगता है इसका असर कॉपर के प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा। इवन तो अगर हम इन्वेंट्रीज देखें तो काफी ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिला है, LME इन्वेंट्रीज आर एट सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल्स। इसी की वजह से प्राइसेस काफी स्टेडी ट्रेड कर रहे हैं, बट मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूंगी। सो आई वुड प्रेफर टू सेल कॉपर एट लेवल्स ऑफ अराउंड 758, स्टॉप्स रहेंगे 762, और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 750 से 748। इसके साथ साथ मैं जिंक में भी सेलिंग की ही एडवाइस दूंगी। जिंक के प्राइसेस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ओके जिंक के प्राइसेस भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज सप्लाई काफी टाइट है, और एनर्जी क्रंच की वजह से चाइना में काफी स्मेल्टर शटडाउन हो रहा है। बट मुझे लगता है जिंक के प्राइसेस भी स्लाइटली टॉप आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 297 के लेवल पर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 299, और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 294। ओके भाविक, आप एल्युमिनियम में बताइए कि एल्युमिनियम में आज कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस है एल्युमिनियम के लिए? जी टारगेट रहेगा फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का 248 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 244.80 का, और 246 पे लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, यानी एल्युमिनियम खरीदने की सलाह 248 के टारगेट के लिए। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमित खरे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट है गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले ग्वार पर, ग्वारगम वापस से 12,000 के ऊपर चला गया है, 6,400 रुपए के ऊपर ग्वार सीड है। इन दोनों काउंटर पर क्या सलाह देंगे आज? जी विश्वमोहन जी, थैंक यू। देखिए ट्रेंड जो है काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों जो है कीमतों को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। तो अगर फ्रेश लेवल की बात करूं तो जैसे ग्वारगम जो करंट वायरा फरवरी मंथ है वो 11,850 के आसपास फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, जैसा अभी 11,860 का लो बनाया है, इस भाव पे भी खरीदारी की जा सकती है। तो 11,850 फरवरी के हिसाब से फ्रेश बाइंग ग्वारगम में की जानी चाहिए। मेरे को लगता है अगले हफ्ते तक भाव फिर से 12,500 के आसपास तक टेस्ट करेंगे, और ट्रेडर्स को उसमें 11,400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेम बात कर लेते हैं ग्वार सीड की। तो ग्वार सीड जैसे अभी 6365 का भाव आ रहा है, 6340-50 के आसपास फरवरी वायदे में एंट्री की जा सकती है, और मेरे को लगता है 6500 के भाव इसमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे, और 6250 रुपए के नीचे का इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया पॉजिटिव है, तो मैं बाय करके ही इसमें रिकमेंड करूंगा। जी विश्वमोहन जी। सीड में दिख सकता है। अमित जी मसालों में क्या सलाह देंगे, कौन सा टॉप पिक आप चुनेंगे तीनों ही काउंटर्स की अगर बात करें? जी विश्वमोहन जी, मसालों की जैसे अगर बात करें तो जीरे का देखिए लास्ट टाइम अपन ने 20,400 तक का एक लेवल बोला था, तो आज लगभग 19,950 के आसपास का हाई इसमें बन गया है। तो मार्च वायरा जीरा मेरे को लगता है 19,500 के आसपास फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। अगले हफ्ते तक इसमें जो मेरा टारगेट है 20,400 के आसपास तक का है, और ट्रेडर्स को उसमें 19,100 19,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेम अगर मैं बात करूं हल्दी की, तो हल्दी भी 10,200 के आसपास फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 9,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मेरे को लगता है वापस हल्दी फिर से 10,700 800 के भाव जल्दी टेस्ट कर सकती है।
धनिया में जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा अभी रुकने का है। मेरे को लगता है 10,500-600 की रेंज अगर धनिया मिलती है तो वहां पे ट्रेडर्स को एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस मेरे को लगता है वापस फिर से 10,000 के नीचे जा सकते हैं। ओवरऑल व्यू ठीक है, लेकिन सबसे पहला नंबर जो मैं रखूंगा वो जीरे पे रखूंगा। मसाले और वार्षिक ग्वारगम पे। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और पांचों ही एग्री काउंटर्स पर अपनी राय रखी। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, भाविक जी आपका, आप लोगों ने भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए।